लास्ट सेशन में जो 16th लोकसभा सेशन था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूरा 26 करोड़ बजट लेकर आए थे गुलबर्गा डेवलप करने के लिए। उमेश यादव हैज़ यूटिलाइज ओनली 2.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ करा, जिसका कवरेज हिंदू टाइम और डेक्कन हेल्ड भी लिया सो है। ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ನಾವು ದೋಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇವರು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। जो डेवलपमेंट की बात करें, उमेश यादव ने कहा चैलेंज करके मैं 5 साल डेवलपमेंट किया तो काम बताता हूँ आपको। आपका काम यहाँ पर देख रहे हैं हम, अवाम के बीच में भी हम लाना, यही मकसद है कि ये इनका 5 साल का काम है। ये गंदी राजनीति से आपका खेल नहीं चलने वाला है उमेश यादव। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से 5150 एक्सीडेंट हुए, जिसमें टोटल 1670 लोग 1670 लोगों का डेथ हो गया एक्सीडेंट से, और उसमें से रोड डैमेज की वजह से 455 लोग मरे। 455 लोग का मतलब है 455 फैमिलीज हो गए। एक गरीब जो 20,000 रुपये की गाड़ी पे चलने वाला, वो गरीब की गाड़ी जो 20,000 रुपये की रहती है, वो गाड़ी की वजह से वो हादसे कंटिन्यू होते हैं। आप जो 40 लाख की गाड़ी में बैठ को जाते हैं, उसकी वजह से आपको हादसे में कहीं मार नहीं लगता, आपकी गाड़ी अच्छी रहती है। वो 20,000 रुपये की जो गाड़ी रहती है, गरीब लेके चलता है, रात में काम पे आते हैं, रात पे जाते हैं, उन लोगों के ऊपर हादसे होते हैं। वो हादसे सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली, जहाँ भी ये लोग मीटिंग को जा रहे हैं वहाँ पर हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं ये लोग। आप बताइए मुझे, हिंदू मुसलमानों की बात करने से अगर आपका रोड डेवलप होता, आपके घर में एजुकेशन आता, आपके घर में आपका हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो सकता, गुलबर्गा की तरह की उन्नति होती है, तो बराबर हम भी वही करेंगे। हम ಇಲ್ಲಿ ನೇಹ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ, ಕೊಲೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಎರಡನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ। ಆಗಲಿ ರುಕ್ಸಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿ ಭಾಳ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2022-23 का जो टैक्सेशन हुआ, जिसमें कर्नाटक से 2,95,000 करोड़ रुपीस हम लोग सेंटर को पे करते हैं। जब सेंटर को पे करने के बाद बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी को पे करने के बाद सेंटर से हम लोगों को कर्नाटक डेवलपमेंट बजट कितना आता है, 38,000 आता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग 10 रुपये देते हैं सेंटर में, तो हम लोगों को रिटर्न में 1 रुपया मिल रहा है कि आप वो 1 रुपये में डेवलपमेंट करो। कम से कम अभी 15-18 साल से ऐसा ही है रोड ये। हाँ। अभी तक कुछ रिपेयर नहीं हुआ है, इतना ही आधा हो गया, आधा बीच में बचा हुआ है। 15 गड़बड़ी एक्सीडेंट भी हो सकता है, हमारा गाड़ी का कुछ सामान भी टूट सकता है, ऐसा प्रॉब्लम है रोड के बारे में। रोड का काम तो जल्दी हो रहा नहीं है, होता बोल रहे हो रहा ही नहीं है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? सरकार को सिवा और किसको कोसना पड़ेगा हम? क्या जो एमपी साहब हैं, उनका ओपन चैलेंज है 5 साल में इतना काम करे, कोई भी आपको हमको सवाल पूछे तो हम जवाब देता हूँ बोल रहे हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? अब के जो है इनका तो अलग ही है ना, काम करेंगे बोलते काम कर रहे नहीं है कोई भी। वो बड़े साहब जो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में हुआ है, उनका काम काबिले तारीफ है, उनकी बात अलग है। सर तो ये जो काम पेंडिंग है, इसका असर इलेक्शन पे देखने मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। तो रोड का एक प्रॉब्लम है, देखो बहुत दिनों से रोड का प्रॉब्लम, रोड नहीं बना। कितने दिनों से? कम से कम इधर आके तो हम 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ अच्छा 5 साल से इतना ही रोड इधर तो सही है, रोड इधर का रोड नहीं बराबर नहीं बना। तो इसको क्या लगता है सर, ये जो काम पेंडिंग है रोड का नहीं बन रहा, इसके वजह से इलेक्शन पे जो असर पड़ेगा? वो तो है ना सर, डेफिनेटली पड़ेंगे। सर शाबाद के मसाइल क्या क्या हैं? शाबाद में सब में बड़ा मसला रोड का है साहब, रोड की बहुत हालत ख़राब है। और यहाँ के एमएलए और एमपी साहब गुड फॉर नथिंग, कुछ काम के लायक नहीं है वो लोग, सिर्फ झूठे दावे करते हैं, झूठे वादे करते हैं वो लोग। अब उन वादे के साथ चैलेंज भी दें कि 5 साल में हम इतना काम करें, कोई भी आके हमसे सवाल पूछ सकता, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? हम पूछते हैं उनसे सवाल, अगर उन्हें रूबरू हुए तो सवाल पूछते हैं उनसे, क्योंकि भुगत रहे हम। उनका क्या है भाई, 5 साल हो गया, उन्होंने कितने बार विजिट करे हमारे टाउन को, पूछो उनको। हाँ तो यहाँ की आवाम जो है एमपी साहब से खुश नहीं है, उनके कामों से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। तो क्या इसका असर आने वाले इलेक्शन पे पड़ने वाला है? पड़ सकता, बिल्कुल पड़ सकता। काम खराब, नाम खराब, सब खराब है। एमएलए एंड एमपी बोथ आर गुड फॉर नथिंग। आप उनको नसीहत क्या देना चाहेंगे? नसीहत कुछ भी नहीं है, उनके पास अखलाक ही नहीं है, तो नसीहत क्या देंगे उनको? नसीहत देने के काबिल नहीं है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एमएलए साहब तो बहुत बार गुजरते हैं यहाँ से, उनको मालूम है ना, और होते सो काम को होने नहीं दिया उन्होंने। बहुत मरतबा हुआ स्ट्राइक भी करे, बहुत नमूने से उनको हम पूछताछ करें समझो, तो वो लोग दिलचस्पी नहीं बता रहे काम के मामले से। स्कूल बच्चों को भी प्रॉब्लम है, और स्कूल वैन वाले, ऑटो वाले मिलकर ये रोड पूरा बना है। एक 10 मिनट हम नहीं जा सकते, उतना धूल आता, बेहद धूल आता। इसके बारे में कई बार हम लोग कंप्लेंट भी करे शाबाद के लोग, इसके बारे में कौन भी क्या है एक्शन नहीं ले रहा। इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेना। ये रोड है नहीं, वहाँ से वहाँ तक बनाना स्कूल बच्चों के लिए और हमारे लिए जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ है। एक लारी भी गया, एक बस गया तो आंखें नहीं दिखते, दिन में तो दिखते नहीं, रात में तो दिखते भी नहीं।
हाँ। एक्सीडेंट्स होते हैं ये रोड गिरे बारिश के दिनों में बोझ नहीं गिरे, कई को बोलते तो अदर गाँव के लोग रहते उनको खड्डे नहीं मालूम रहते कहाँ बोल के सीधा स्पीड आने को वहाँ खड्डे में गिरे उन्होंने, भोज नहीं गिरे खड्डे में, नौकाले में भोज नहीं गिरे। कितने साल से ರೋಡ್ 2 ವರ್ಷ ಐತಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ। ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಷ್ಟು ಖಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ। 2 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ। ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ MCC ಸ್ಕೂಲ್ ರೀ। ಮತ್ತು ಟಮ್ಟಮ್ದವರು ವ್ಯಾನ್ದವರು ಕಲ್ತು ಅವರೇ ಸಿಂಪ್ ಹಾಕಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೆಸಿಂದ ಇದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಇದು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಂದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನ। ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನದ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಾಕ ಇದು ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡಿ। आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे MLA साहब ही है। हाँ, ये रोड का काम पेंडिंग रहने से आने वाले इलेक्शन पे उसका असर पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा, हमारे सबसे पड़ेगा। ये जो 5 साल में जो डेवलपमेंट करे बोल के यहाँ के MP साहब बोल रहे हैं, महेश यादव साहब, और ओपन चैलेंज दें उन्होंने कि कौन सवाल पूछना चाह रहा पूछ सकता बोल के। आपके शहर में आपके गाँव में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क की ये हालत है कि इस वक्त में डेवलपमेंट का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट का कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही, कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। इस वास्ते मौजूदा हुकूमत से भी और आने वाली हुकूमत से भी हमारी पुरजोर गुजारिश है कि ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट की कोशिश करें। ये हमारे शाहबाद की ये हालत है, ये तकरीबन गुज़िश्ता 5 साल से है, इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें हमारी जो काम बाकी है रोड का, ख़राब रोड का, तो इसका असर क्या आने वाले इलेक्शन पर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, ज़रूर पड़ेगा इंशाल्लाह, पढ़ना चाहिए। मालूम है कम से कम 1.5 साल से ख़राब है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। इसके बारे में क्या मालूम है, 3-4 बार क्या मालूम स्ट्राइक भी करे तो भी कोई आने वाले नहीं, देखने वाले नहीं, करने वाले नहीं। बीच में एक बार आके क्या मालूम है या क्रॉस पे आके ठहरे नहीं, इसको क्या मालूम 1 महीने के अंदर बना, तो बोले आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। कितने महीने हुआ ऐसा बोल के? अब ये बोल के भी कम से कम 2 महीने के ऊपर हुआ, 2 से 2.5 महीने हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट आप लोग क्या करना चाहिए? आगे बनाने तैयार नहीं है, 4 पत्थरे डाले लगा के म्यूनसिपालिटी ट्रैक्टर में लाद डाले, सरकार ला के कचरा फेंके चले गए। अब वो लोग तो काम नहीं करे, आप लोग क्या करने वाले हैं इसके खिलाफ? हम क्या कर सकते हैं, वही स्ट्राइक कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? स्ट्राइक करना, पुकार लेना, धूप में आके डरना, परेशान होना, घर जाना। अब जो इलेक्शन है सर पे, तो क्या ये रोड का असर वो इलेक्शन पे पड़ेगा? कैसा नहीं पड़ता, फिर रोड पे फिर खराब रहे, घूमने रहने के बाद में इलेक्शन पे कैसा नहीं पड़ता, असर पड़ने वाला। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, प्रेसिडेंट जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से। आज हम लोग शाहबाद रोड पे है और जैसे कि लोकसभा इलेक्शन चल रहा, गुलबर्गे में भी राजनीति बहुत ज़ोर शोर से चल रही है हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो जो मौजूदा हुकूमत, जो पास में जो मौजूदा हुकूमत बीजेपी की हुकूमत थी, और यहाँ पे जो 5 साल हमारे उमेश यादव साहब की जो हुकूमत थी यहाँ पर, उनके दौरान ये डेवलपमेंट का एक अवेयरनेस वीडियो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर हम गुलबर्गे की आवाम, ख़ास तौर पे तालुका की आवाम को उमेश यादव साहब और बीजेपी के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। आज हम शाहबाद रोड पे, ये रोड कई सालों से ख़राब है। इस रोड पे शाहबाद की आवाम कई बार प्रोटेस्ट की, पर ना बीजेपी के MLA की तरफ से कोई राहत मिली, ना उमेश यादव की तरफ से कोई राहत मिली। आप देखें थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम पब्लिक रिव्यू भी आप लोग वीडियो में देख लिए। पब्लिक का भी यही कहना है कि यहाँ पर उमेश यादव साहब कभी विज़िट नहीं करे यहाँ पर, और कई बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी कोई हमको राहत नहीं मिली, हमको कोई सलूशन नहीं मिला। तो इस वीडियो से हम ये बताना चाह रहे हैं उमेश यादव साहब को कि आप जो बता रहे हैं कि आप डेवलपमेंट किए, डेवलपमेंट कहाँ हुआ बताइए मुझे आप। गुलबर्गे के कौन से कॉर्नर में डेवलपमेंट हुआ? बात सिर्फ शाहबाद के रोड की नहीं है, ये हर गुलबर्गे के हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका में ये रोड का इशू है। यहाँ पर गुलबर्गे के आवाम को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुलबर्गा कर्नाटक में 1,90,000 एक्सीडेंट हुए, 1,90,000 एक्सीडेंट हुए और 55,000 लोग मर गए उसमें एक्सीडेंट से, जिसमें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से 5,150 एक्सीडेंट हुए, जिसमें टोटल 1,670 लोग 1,670 लोगों का डेथ हो गया एक्सीडेंट से, और उसमें से रोड डैमेज की वजह से 455 लोग मरे। 455 लोग का मतलब है 455 फैमिलीज़ हो गए। आप बताइए मुझे उमेश यादव साहब और ये बीजेपी जो ज़ोरों शोरों से जो आप वोट मांग रहे हैं, ये लोग, ये 455 लोग की फैमिली आपको इस रोड की बुनियाद पे आपको वोट करें? ऐसे कई सारे लोग हादसों में मरे, कई सारे लोग एक्सीडेंट होकर फिजिकल डिसेबल हो गए, रोड डैमेज की वजह से, ड्रेनेज ओपन होने की वजह से मरे। ये मैं मेरे इससे नहीं भरा, ये रिकॉर्ड ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट बता रही है ये। तो मैं गुलबर्गा तालुका के लोगों को मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप किस बुनियाद पे इस बार बीजेपी कैंडिडेट को वोट करेंगे आप लोग? क्या डेवलपमेंट की बुनियाद पे या हिंदू मुसलमान के कास्टिज़म की बुनियाद पे? कुछ इंटरनल हमारे को सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली, जहाँ भी ये लोग मीटिंग को जा रहे हैं वहाँ पर हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं ये लोग।
आप बताइए मुझे, हिंदू मुसलमानों की बात करने से अगर आपका रोड डेवलप होता, आपके घर में एजुकेशन आता, आपके घर में आपका हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो सकता, गुलबर्ग की तरक्की की उन्नति होती है, तो बराबर हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे। मगर फैक्ट ये है मेरे भाई लोग कि हिंदू मुसलमानों की राजनीति से कोई डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट नहीं आएगा, इससे नफ़रत फैलेगी, हम लोगों के दिलों में नफ़रत फैलेंगे और ये पूरा काम बीजेपी हुकूमत कर रही है। उमेश यादव कोई डेवलपमेंट नहीं करा, इसलिए आज ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए तालुका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग जो सेक्युलर सोच रखने वाले लोग हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बार वोट आप डेवलपमेंट की बुनियाद पे दीजिए। और एक चीज़ मैं ये करना चाहता हूँ, कर्नाटक की आवाम से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2022-23 का जो टैक्सेशन हुआ, जिसमें कर्नाटक से 2,95,000 करोड़ रुपीस हम लोग सेंटर को पे करते हैं। जब सेंटर को पे करने के बाद बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी को पे करने के बाद सेंटर से हम लोगों को कर्नाटक डेवलपमेंट बजट कितना आता है, 38,000 आता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग 10 रुपये देते हैं सेंटर में, तो हम लोगों को रिटर्न में 1 रुपये मिल रहा है कि अब वो 1 रुपये में डेवलपमेंट करो। तो आप बताइए, ये हमारा टैक्स का पैसा, ये हमारा टैक्स का पैसा, हम लोगों की मेहनत का पैसा कहाँ पे जा रहा है? ये बीजेपी हुकूमत वही यूपी वाले 98,000 करोड़ रुपीस दिए, उनको 1,90,000 रिटर्न में दिए डेवलपमेंट के लिए। बिहार 18,000 करोड़ दिया, उसको रिटर्न में 80,000 करोड़ दिए। क्या ये सियासत है? इस तरीके से ये लोग हिंदुस्तान को डेवलप करेंगे? ये साउथ इंडिया, कर्नाटक का नहीं, पूरे साउथ इंडिया में जितने भी साउथ इंडिया 6.5 लाख करोड़ रुपए हम लोग सेंटर को देने के बाद 1.5 लाख करोड़ हम लोगों को वापस मिला डेवलपमेंट के लिए। तो ये साउथ इंडिया, कर्नाटक की पूरी आवाम को सोचना ज़रूरी है कि हम किस बुनियाद पे इस सेंटर में ये बीजेपी हुकूमत को वोट करना हम लोग। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश, ख़ास तौर पे तालुका से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तालुका लोगों से, इस बार आप वोट सोच समझ के दीजिए, वोट डेवलपमेंट पे दीजिए, जो डेवलपमेंट ला सकता है। उमेश यादव साहब MP लैड की स्कीम, MP लैड से जो फंड आता, एक MP को 5 करोड़ डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ फंड मिलता है सालाना। तो उस हिसाब से देखो तो 25 करोड़ रुपए 5 साल में 25 करोड़ आना। तो ये MP लैड स्कीम की रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको कि उमेश यादव हैज़ यूटिलाइज ओनली 2.5 करोड़, सिर्फ 2.5 करोड़ करा, जिसका कवरेज हिंदू टाइम और डेक्कन हेल्थ भी लिया है इसमें। उसके रिप्लाई में उमेश यादव साहब भी देते हैं कि वो डेवलपमेंट कॉस्ट लाए हैं, सेंक्शन भी कराए हैं, अच्छा बजट लाए हैं बोल के दे, मगर डेवलपमेंट कॉस्ट लाए तो कहाँ है डेवलपमेंट कॉस्ट? तो हम लोगों को ऐसा MP चुन के लाना है जो वहाँ पे जाके पूरा बजट लेकर आना, सेंटर से बजट लाना और गुलबर्गे को डेवलप करना। लास्ट सेशन में जो 16th लोकसभा सेशन था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूरा 26 करोड़ बजट लेकर आए थे गुलबर्गे को डेवलप करने के लिए। वही यहाँ पर देखिए, ये बीजेपी का उमेश यादव, जबकि इनका सेंटर में इनकी हुकूमत है, फिर भी ये लोग 2.5 करोड़ बजट लेकर आए। अगर 2.5 करोड़ बजट ने आप ज़्यादा बजट लाए तो आप बताइए पब्लिक को कितना बजट लाए और कहाँ का डेवलपमेंट करें, ये भी बताना इनका फ़र्ज़ है। और हम आवाम हैं, हम आपको सवाल करते हैं, आपका काम है आपको हमारा जवाब देना। तो मैं तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये आंकड़े जो भी है, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हम आप लोगों को सुना रहे हैं, आप लोगों को फैक्ट शीट बता रहे हैं, हम रोड के इश्यूज़ बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, हेल्थ सेक्टर भी हम आप लोगों को बताएं। इस बुनियाद पे आप लोग वोट कीजिए, डेवलपमेंट की बुनियाद पे वोट कीजिए, जात धर्म के नाम पे वोट ना कीजिए। जय हिंद, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಆಗಲಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಜನಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾವು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರನೇ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಮಾತು, ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ನಾವು ದೋಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇವರು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ, ಕೊಲೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದ್ರ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಎರಡನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ರುಕ್ಸಾನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿ ಭಾಳ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಂಘಟನೆಯವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇವರು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋವಾದರೆ ನೋವೇ ಅದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಅದ. ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮರೆಮಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಧರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡದೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ದೊಡ್ಡದು, ಶ್ರೇಷ್ಠದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಕೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದ ಹಿಂದೂ ರೆಕಾರ್ಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಅದರ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಗಡಿ 100 ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 118 ಕೇಸ್ಗಳು ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದಂಗೆ ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರನ ತರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಜನಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. जो डेवलपमेंट की बात करें, उमेश यादव ने कहा चैलेंज करके मैं 5 साल डेवलपमेंट किया, तो काम बताता हूँ आपको। आपका काम यहाँ पर देख रहे हैं हम, अवाम के बीच में भी हम लाना यही मकसद है कि ये इनका 5 साल का काम है। ये गंदी राजनीति से आपका खेल नहीं चलने वाला है उमेश यादव। एक गरीब जो 20,000 रुपये की गाड़ी पे चलने वाला, वो गरीब की गाड़ी जो 20,000 रुपये की रहती है, वो गाड़ी की वजह से वो हादसे कंटिन्यू होते हैं। आप जो 40 लाख की गाड़ी में बैठ को जाते हैं, उसकी वजह से आपको हादसे में कहीं मार नहीं लगता, आपकी गाड़ी अच्छी रहती है। वो 20,000 रुपये की जो गाड़ी रहती है, गरीब लेके चलता है, रात में काम पे आते हैं, रात पे जाते हैं, उन लोगों के ऊपर हादसे होते हैं। वो हादसे आज जनता परिवार यहाँ पे शाहबाद में यहाँ के मसाइल को आप सबसे रूबरू कराने के लिए हाजिर हुई है। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ के रोड की हालत क्या है। इससे पहले रिव्यू भी लिए हम, और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि रोड की खस्ता हालत ही जनता परिवार बता रही, जो हॉस्पिटल में तकलीफ़ात हैं लोगों को वो जनता परिवार बता रही। अगर आप लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप काम किए हैं, तो आप वहाँ जाके वहाँ वोट मांगो। आप काम करें तो बताओ हम ये काम करें, बल्कि जहाँ काम करें वहाँ मौजूद रहो, ना कि आप सभाओं में बैठ के मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी आके हमसे सवाल पूछ सकता। अरे सवाल कैसा पूछेंगे भाई? आप मिलते हैं सभाओं में, दूर से देख के ऐसा हाथ करके जाना पड़ता आपको, क्या सवाल पूछेंगे? तो इसीलिए हम हाजिर हैं कि यहाँ की खस्ता हाली जो है, हम एक एक की रिव्यू लेके जितने मुमकिन है हम उतने के लें। और आपका चैलेंज हर कोई एक्सेप्ट करके आपको जवाब दे रहा, आपका चैलेंज हर कोई एक्सेप्ट करके आपको जवाब दे रहा यहाँ के क्या हालत हैं। इस पर आप वीडियो बना करके आप जवाब दीजिए क्या काम करें। और अभी 10 दिन बाकी हैं इलेक्शन को, आप एक काम करिए, जहाँ जहाँ काम करें आपकी नज़रों में वहाँ जाके वोट मांगिए, मैं ये काम करूँ, फला काम करूँ, फला काम करूँ। और दूसरी बात, आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने घर में आपके भाइयों को अपने जायदाद में हक नहीं छोड़ते, 1 इंच जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि वो आपका हक है। इसी तरह रोड हो, पानी हो, हेल्थ सेक्टर में कोई फैसिलिटी हो, ये सब हमारा हक है, ये भी नहीं छोड़ना चाहिए हमारे को। जैसा हम घर में फ़ाइट करते हैं, यहाँ भी फ़ाइट करके हमको हमारा हक लेना ज़रूरी है। आवाम की बेदारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सबके दिलों तक ये बात पहुँचेगी। शुक्रिया।